समय बीत रहा था, लेकिन तेजपाल कभी अपना सपना नहीं भूल पाया और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने रोने का रहस्य बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ आदमी राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजपाल ने सुना राजा अपनी राजकुमारी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे वह आदमी कह रहा था, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंदर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजपाल ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए उसकी माँ हीराबाई ने तेजपाल की मनपसंद का खाना परोसा, लेकिन वे 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वे सोच रहा था, माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीराबाई सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजपाल को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इससे पहले ही वह रोने लगा। उस दिन हीराबाई ने कारण जानने की जिद कर ली। तेजपाल उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तो जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने देगी? हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, जा बेटा तू जा। अगले दिन तेजपाल राजा के दरबार में पहुँचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ ज्यादा ही कठिन थी। अभी तक कोई भी युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजपाल की वेशभूषा राजा को अजीब लगी, फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया, जहाँ 3 गायें थी। तेजपाल ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देख रेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेर कर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वे गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश करने के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी थी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली गाय सबसे बड़ी थी, जो बूढ़ी हो गई थी। तेजपाल के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजपाल ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजपाल की बुद्धिमानी से हैरान थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर वापस लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजपाल ने महल के पास घुड़शाला में घास ले जाने वाले एक आदमी से दोस्ती कर ली। वह आदमी अच्छा इंसान था। तेजपाल ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताई और बोला, मुझे घास की गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर उस आदमी ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए
उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। अंधेरे में काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजपाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजपाल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वे तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो तुम सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वे तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी की हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंट निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी चिल्ला चिल्ला कर सैनिकों को बुलाऊं या संदूक को जोर जोर से पीटूं। तभी उसके मन में एक विचार आया, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसके बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब ये ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिराहने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में सैनिकों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजपाल सैनिकों को आज्ञा दे रहा था। कोचवान से गाड़ी निकलवा कर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण किया हुआ तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मैं मांग लूंगी। तेजपाल राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजपाल ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वे हंसने लगा, लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजपाल क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने सैनिकों को तेजपाल के घर भेजा। सैनिक दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने के चारों ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजपाल ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं है। तेजपाल ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़े धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजपाल अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, सुंदरगढ़ राज्य में संबल नाम के राजा राज करते थे। उसके यहाँ बड़े बड़े वीर और मल्ल योद्धा यानी पहलवान रहते थे। एक बार राजा सबल के दरबार में महामल नाम का एक पहलवान आया।
वे कई राज्यों में कई पहलवानों को हराकर पुरस्कार उपाधियां प्राप्त कर चुका था। दरबार में पहुंचते ही महामल ने राजा सबल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके राज्य में यदि कोई मल्ल योद्धा है तो उसे बुलवाइए, मैं उसे कुछ ही मिनटों में हरा दूंगा। यदि आपके यहाँ ऐसा कोई योद्धा नहीं है तो फिर बिना किसी देरी के आप मुझे सबसे बलशाली पहलवान की उपाधि तथा प्रशंसा पत्र प्रदान करें। महामल के गर्व भरे दावे को सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। तभी एक मंत्री एकाएक उठकर यूं बोला, दया निधान, हमारे यहाँ के चंड प्रचंड दो दंड गोलमल के सामने कोई भी मल्ल योद्धा टिक नहीं सकता। यह बात सभी जानते हैं। वे अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। खैर, महामल के लिए पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसके कानों में मंत्री की बात बार बार गूंजे जा रही थी। वह गोलमल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था, इसलिए वह नौकरों से कुरेद कर सवाल पूछ रहा था। नौकरों ने उसे जो बताया वह इस प्रकार था, गोलमल यहाँ के सभी मल्ल योद्धाओं के गुरु हैं। वे हमेशा योग साधना में लीन रहते हैं। वह तभी बाहर निकलते हैं जब राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो। उनका शरीर वज्र के समान है। दूसरे दिन महामल के विश्राम कक्ष के बाहर एक और विश्राम कक्ष खड़ा कर दिया गया। उस विश्राम कक्ष का प्रवेश द्वार काफी ऊंचा और चौड़ा था। उसे देखकर महामल ने आश्चर्य में भरकर नौकरों से पूछा, यह क्या है? नौकरों ने कहा, गोलमल जी आने वाले हैं। वे विशाल शरीर वाले हैं। साधारण द्वार में से वे निकल नहीं पाते, इसलिए इतना बड़ा द्वार बनवाया गया है। उधर अपने मजदूरों से राजमिस्त्री कह रहा था, अरे फर्श को अच्छी तरह से दुर्मुस से कूटो ताकि वे खूब पक्का हो जाए, वरना गोलमल जी का पांव पड़ते ही वे धंस जाएगा और उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। अब गोलमल के लिए बड़े बड़े बर्तनों में बादाम, पिस्ता, दूध, मक्खन आदि आने लगे। यह तमाम हलचल महामल अपनी आंखों से देख रहा था। उसी शाम राजधानी में घोषणा हुई कि अगले दिन नए विश्राम कक्ष में गोलमल जी प्रवेश करेंगे। फिर सुबह सुबह एक विशाल बग्गी वहां आकर रुकी। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, चंड प्रचंड दो दंड गोलमल जी की जय। गोलमल का स्वागत करने के लिए वहां राजा संबल स्वयं भी उपस्थित थे। कुछ ही देर बाद राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, अन्नदाता, महामल अपने विश्राम कक्ष में नहीं है। पहरेदार कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। राजा का मंत्री भी वहीं पास ही खड़ा था। वह धीमे से मुस्कुरा कर बोला, महाराज, हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। महामल हमारी गतिविधि से इतना भयभीत हो गया कि वह नगर छोड़कर भाग निकला। वह अब तक हमारे राज्य की सीमा भी पार कर चुका होगा। और इस तरह से मंत्री की चतुराई से महामल बिना पहलवानी किए ही वहां से भाग गया और इसी तरह से राज्य की प्रतिष्ठा भी बनी रही।